क्या सिंध एक मर्तबा फिर इंडिया का हिस्सा बन सकता है? सियासी बयानात को एक तरफ रखते हुए हिस्टोरिकल अगर हम डेटा देखें, हिस्टोरिकल रेफरेंस देखें, हिस्ट्री देखें, तो क्या वाकई ही इस बात की कोई उम्मीद मुस्तकबिल में या फ्यूचर में नज़र आ सकती है कि सिंध इंडिया का हिस्सा बनेगा? और क्या सिंध इंडिया का हिस्सा रहा भी? क्या इस हवाले से सिंध की हिस्ट्री जो खुद हिंदू लिटरेचर है उस हवाले से, और जो इंडिया के हिस्टोरियंस और लीडर्स हैं इस हवाले से क्या बताती है सिंध की हिस्ट्री? आज इसी को समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। सिंध के साथ, सिंध की धरती के साथ वैसे तो यहाँ के लोगों का, सब कॉन्टिनेंट के लोगों का रोमांस बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। लेकिन इस रोमांस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ जब 1924 में जॉन मार्शल, जो एक अंग्रेज़ आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी उनकी खोज करते थे, उन्होंने 1924 में ये बड़ा इंकशाफ किया कि जो मंजो दाड़ो है, मंजो दाड़ो जो सिंध का इलाका है और उसके अतराफ़ के इलाके, ये तो कई हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब ये दरियाफ्त जब हुई तो उसके बाद यहाँ इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में जो यहाँ लोग थे, हिस्टोरियंस थे, दानिश्वर थे और लीडर्स थे, उन्होंने बड़ा प्राइड फील किया कि उनकी सिविलाइजेशन भी सदियों पुरानी सिविलाइजेशन है, इजिप्शियंस की तरह, ग्रीक की तरह या मेसोपोटामिया की तरह, यानी वो भी बहुत पुरानी तहजीब के वारिस हैं। और इस हवाले से सबसे अहम काम, इल्मी काम हमें जो नज़र आता है वो जवाहरलाल नेहरू जो किताब लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब ये किताब 1946 में पब्लिश होती है। जवाहरलाल नेहरू एक सियासतदान तो थे ही, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़े हिस्टोरियन भी थे जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख भी लिखी है और इंडिया की तारीख भी लिखी उन्होंने इस किताब में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। अब इस किताब को ही अगर हम देखें, जो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर 16 साल तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, जिन्होंने आज के इंडिया को बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, यानी जवाहरलाल नेहरू, वो अपनी इस किताब में अलग चैप्टर लिख रहे हैं इंडस वैली के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब अगर हम नेहरू की इस किताब के इस चैप्टर को ही देखें, इस किताब को ही पढ़ें, तो बड़ी दिलचस्प बात मालूम होती है कि नेहरू इंडस वैली सिविलाइजेशन पर फ़ख्र तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे चलकर वो इस बात को भी तस्लीम कर रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये आज की जो गंगनेटिक जमनेटिक यानी गंगा जमनी तहजीब है, यानी जो आज का इंडिया है, जो आज का यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, इसके मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ रही है। ये नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं। और इस हवाले से हमारे पास खुद जो हिंदू टेक्स्ट है, जो हिंदू मुकद्दस रिलीजियस टेक्स्ट है, वो क्या कहता है वो आप देखिए। जैसे जो रगे वेद है, जो यहाँ आर्यंस की सबसे पहले लिखी हुई किताब थी, 5000 साल पहले से किताब ये लिखी गई है और इस किताब में ये पहली किताब मानी जाती है इस इलाके की। रगे वेद जो है, इसमें जो इंद्र है, जो आर्यंस का लीडर है, आर्यंस का गॉड है, आर्यंस का देवता है इंद्र, ये इंद्र क्या कह रहा है सिंध वासियों के बारे में? इनके खिलाफ वो जो यहाँ के मुकामी लोग थे, ड्राविडियंस थे, इनको वो बुरा भला कहता है, इनको वो गलत कहता है, क्योंकि वो आर्यंस यहाँ कब्जे कर रहे थे। और इंद्र जो उनका इंद्रा, जो उनका गॉड था, उनका देवता था, वो मदद कर रहा था कि यहाँ के जो बासी, मुकामी बासी हैं, यानी मंजो दाड़ो की या एंशंट जो सिविलाइजेशन है सिंध की, इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। ये रगे वेद के अंदर है। और रगे वेद के अंदर ही जो सिंध को है वो वैदिक कल्चर का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि वेस्टर्न फ्रंटियर माना गया। यानी जो पहली मुकद्दस किताब है ब्राह्मणों की या आर्यंस की, रगे वेद, वो भी सिंध को हिंद का उस तरीके से हिस्सा नहीं मानती। उसके बाद रामायणा में तो जिक्र है ही नहीं सिंध का। महाभारता में जो सिंधु का जिक्र है वो भी एक सेपरेट किंगडम का है, जो जयाद्रथा की किंगडम है, ख़ानदान की। महाभारता के अंदर भी सिंध को अलग एक इलाका माना गया है। उसके बाद पर्शियंस ने यहाँ पर जो कंट्रोल किया वो भी सिंध पर किया, आज के हिंदुस्तान पर नहीं किया। कुशन जो गवर्नर्स थे सेंट्रल एशिया से आए हुए, उन्होंने भी सिंध पर अपनी हुकूमत कायम की। और फिर जो राजा दाहिर था, जब इसको बनु उमैया के जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी थी, तो राजा दाहिर की भी जो हुक्मरानी थी वो सिंध पर थी, ना कि हिंद पर। यानी साबित होता है कि सिंध तब भी एक
अलग एंटिटी थी, अलग खिता था, अलग एक उसका वजूद था। और फिर राजा दाहिर के बाद जो सामा डेस्टिनी वहाँ पर आई, जब इंडिया पर सलातिन दिल्ली रूल करते थे मुगल पीरियड से पहले, तो यहाँ पर समा या समो डायनेस्टी का रूल था, जिसने ठट्ठा को अपना कैपिटल बनाया। और ठट्ठा में आज भी जो यादगारें वहाँ मौजूद हैं सारी समा दौर की। और फिर जब अंग्रेज़ों ने सिंध पर कंट्रोल किया, सिंध पर कब्जा किया 1843 में, चार्ल्स नाइपर ने सिंध को अपना हिस्सा बनाया, तो सिंध को किसी मुगल एम्पायर से नहीं लिया गया, इंडियन एम्पायर से नहीं लिया गया, बल्कि यहाँ पर तब तालपुर हुक्मरानी कर रहे थे, तालपुर खानदानों की हुक्मरानी थी। यानी ये सारा साबित हो रहा है जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है उससे भी, मिडीवल पीरियड से भी, कि सिंध की शनाख्त अलग रही है और हिंदुस्तान की, इंडिया की शनाख्त अलग रही है। उसके बाद 1843 में अंग्रेज़ सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी का, यानी बम्बई तब एक सूबा था, उसका हिस्सा बना देते हैं। और फिर जो सिंध के लोग होते हैं, मुकामी हिंदू और मुसलमान, ये एक मुतालबा करते हैं कि सिंध को अलग सूबा बनाया जाए। 1936 में कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की और उस वक्त की तमाम तकरीबन पार्टियों की मुतालबे के बाद अंग्रेज़ सिंध को एक अलग सूबा बनाते हैं 1936 में। और फिर 1946 में 46 के इलेक्शंस में सिंध जो है वो पाकिस्तान के हक में वहाँ मुस्लिम लीग कामयाब होती है और 47 में सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। अब इस हवाले से जो पाकिस्तान का भी सरकारी नैरेटिव है या इंडिया का भी सरकारी नैरेटिव है, वो अपनी अपनी अलग एक्सट्रीम को दिखा रहा है। जो फैक्ट्स हैं हमने आपके सामने बयान कर दिए कि सिंध की एंटिटी, सिंध की हैसियत सदियों से एक अलग रही है। यहाँ की ज़ुबान पर भी जो असर है वो ब्राह्मी का है, यानी ड्राविडियन लैंग्वेज का है, पर्शियन का है, अरबिक का है, बलोची का है, ना कि संस्कृत का असर है। और अब जो सबसे अहम बात, चूँकि ये सिंध आरएसएस के लिए, राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के लिए या बीजेपी के लोगों के लिए, ये अक्सर वहाँ के लीडर्स बयान देते रहते हैं कि सिंधु हमारा और सिंध इंडिया की तरफ आ जाएगा। इस हवाले से आरएसएस के लोगों को किसी और की नहीं, खुद अपने एक बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी की किताब माई कंट्री माई लाइफ का मुताला करना चाहिए। जो आज की बीजेपी है, मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह वगैरह, इन्होंने जो सियासत सीखी है, पॉलिटिक्स सीखी है, वो लाल कृष्ण आडवाणी ने इनको सिखाई है, जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, आरएसएस के बहुत बड़े लीडर थे, इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर भी बने। इन्होंने अपनी, ये सिंध से माइग्रेट हुए थे, यानी 1947 में सिंध से ये माइग्रेट कर कर इंडिया आए थे और फिर इंडिया में आला पोजीशंस तक पहुंचे, वज़ीर दाखिला बने, नायब प्राइम मिनिस्टर बने। ये अपनी किताब में माई कंट्री माई लाइफ के एंड के पूरे चैप्टर में लिखते हैं कि इनको सिंध से बहुत प्यार है, ये सिंध से मोहब्बत करते हैं, सिंध को भुला नहीं सकते, सिंधी तहजीब, सिंधी कल्चर, सिंधी ज़ुबान, सब कुछ आडवाणी अपने आप को सिंधी ही कहते हैं। लेकिन आडवाणी ये एतराफ़ करते हैं कि अब सिंध हिंद का हिस्सा नहीं है। ये लाल कृष्ण आडवाणी अपनी किताब में एतराफ़ कर रहे हैं। तो ये सिंध के हवाले से कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कुछ ऐसा डेटा जो खुद इंडियन लीडर्स ने लिखा है, जो खुद हिंदू टेक्स्ट में आया है, वो क्या कहता है सिंध के हवाले से, हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।